हेलो दोस्तों, नमस्कार। 26 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इसके अलावा ये पीडीएफ आपको एग्जाम गुरुजी की एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आगे बढ़ेंगे और सीधे बात करेंगे आज के हमारे करंट अफेयर की। आज के हमारे करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति एन वेंकट रमन्ना, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो न्यायमूर्ति एन वेंकट रमन्ना, इन्होंने 24 अप्रैल को भारत के 48वें प्रधान न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और ये शपथ दिलवाई है राष्ट्रपति जी के द्वारा। राष्ट्रपति कौन? रामनाथ कोविंद। कहाँ पर दिलवाई गई शपथ? तो राष्ट्रपति भवन में एक समारोह आयोजित हुआ, इसमें शपथ दिलवाई गई। किसका स्थान इन्होंने लिया? तो इन्होंने न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े का स्थान लिया, जो इनसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और 23 अप्रैल को इनका कार्यकाल पूरा हो गया था। न्यायमूर्ति रमन्ना जो हैं वो अगले 16 महीनों तक, यानी कि 26 अगस्त 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। बात करते हैं हम उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो न्यायमूर्ति एन वेंकट रमन्ना, और कुल 34 पद अभी वर्तमान में है न्यायाधीशों के। सर्वोच्च न्यायाधीश के जो गठन का प्रावधान किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला दूसरा प्रश्न है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच 19वां द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 शुरू हुआ है, और ये शुरू हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो भारत और फ्रांस की जो नौसेनाएं हैं उन नौसेनाओं के बीच में 19वां द्विपक्षीय, यानी भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच दोनों देशों ने मिलकर एक अभ्यास शुरू किया है वरुण नाम से, 2021 वरुण 2021 नाम से, और ये 15 अप्रैल से अरब सागर में शुरू हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि कब से शुरू हुआ है और कहाँ शुरू हुआ है और किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। ये 3 दिन का अभ्यास है। इसमें भारत और फ्रांस मिलकर, जो भारत और फ्रांस की उन्नत हवाई सुरक्षा है, पनडुब्बी रोधी अभ्यास करेंगे। और भारतीय नौसेना की ओर से इसमें शामिल हो रहे हैं INS कोलकाता, INS तरकस, INS तलवार और चेतक हेलीकॉप्टर। जो रियर एडमिरल अजय कोछर हैं वो इसमें भारत का नेतृत्व करेंगे। अब मैं आपको फ्रांस के बारे में बताऊं उससे पहले भारत और अलग अलग देशों के बीच में और भी कुछ अभ्यास किए जाते हैं, उनके नाम आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि इंद्र अभ्यास है, इंद्र नाम याद रखिएगा। इंद्र भारत और रूस के बीच में होता है। उसी प्रकार से हैंड इन हैंड है। कौन सा है? हैंड इन हैंड। ये हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच में होता है। वज्र प्रहार है, वज्र प्रहार, वज्र प्रहार भारत और USA के बीच में होता है। उसी प्रकार से गरुण शक्ति, नाम याद रखिएगा, गरुण शक्ति। देखिए गरुण शक्ति पूरा है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। उसी प्रकार से केवल गरुण अगर आपसे पूछा जाए, देखिए गरुण शक्ति अगर आपसे पूछा जाए तो इंडोनेशिया आप आंसर लगाएंगे, लेकिन केवल अगर आपसे गरुण पूछा जाए तो ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है, यानी कि गरुण और वरुण दोनों भारत और फ्रांस के बीच में होता है। उसी प्रकार से अगर आपसे सूर्य किरण पूछा जाए तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य मुख्य के नाम मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहाँ के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों है और मुद्रा यहाँ की यूरो है। अब मैप में मैं आपको फ्रांस लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको फ्रांस जाना है तो आपको मूव करना पड़ेगा पश्चिम की तरफ। पश्चिम में आप जाएंगे, ये भारत है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये यूरोप है। यूरोप में ये जो देश है ये फ्रांस है। कौन सा देश? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो देश है ये फ्रांस है। फ्रांस के आसपास और कौन कौन से देश है? फ्रांस के इधर देखेंगे तो एक छोटा सा देश है एंडोरा। एंडोरा के पास में ही स्पेन की सीमा फ्रांस के साथ लगी हुई है। ऊपर देखेंगे तो इसकी सीमा बेल्जियम के साथ में, लग्जमबर्ग के साथ में, जर्मनी के साथ में, और नीचे स्विट्जरलैंड के साथ में लगी हुई है। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के बीच में जो बॉर्डर बॉडी है, ये बॉर्डर बॉडी कहलाती है इंग्लिश चैनल, जिसको तैरकर पार करने की बात आप सुनते होंगे। ये फ्रांस का झंडा है और ये फ्रांस का राजकीय चिन्ह है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न तीसरा है
कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 25 अप्रैल को, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य से संबंधित दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार जो विश्व मलेरिया दिवस की थीम है वो है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, यानी कि मलेरिया को जीरो स्तर पर लेके जाना। मलेरिया क्या है? ये एक प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला रोग है और मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है उसके काटने से ये बीमारी इंसानों में फैलती है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब आपको कुछ और दिवसों के नाम यहाँ पर याद रखने हैं। कौन कौन से दिवसों के नाम याद रखेंगे? एक तो अभी हाल ही में मनाया गया था 22 अप्रैल को, कौन सा? 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे या पृथ्वी दिवस, तो ये आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से 24 अप्रैल को मनाया गया था पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस। उसी प्रकार से 25 अप्रैल को, यानी आज ही 25 अप्रैल के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और कुछ दिवसों के नाम मैं आपको बता दूं, जैसे टीबी दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। उसी प्रकार से एड्स दिवस आपसे पूछा जा सकता है तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कैंसर दिवस आपसे पूछा जा सकता है तो कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। और अभी एक सप्ताह भी चल रहा है, विश्व टीकाकरण सप्ताह। कौन सा सप्ताह? विश्व टीकाकरण सप्ताह। और विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है वो शुरू हुआ है 24 अप्रैल से, तो कब तक चलेगा? 30 अप्रैल तक ये चलेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न चौथा है कि भारत को कोरोना वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने को तैयार कौन सा देश हो गया है? तो कौन सा देश तैयार हो गया है भारत को कच्चा माल देने के लिए? और इस देश का नाम है अमेरिका, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। देख लीजिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं क्या है। तो भारत में कोरोना की जो विकराल स्थिति के बीच में अमेरिका भारत को कच्चा माल देने के लिए तैयार हो गया था। भारत लगातार अमेरिका से मांग कर रहा था कि भारत को वो कच्चा माल उपलब्ध कराए, क्योंकि वैक्सीन बनाने के लिए जो कच्चा माल हम प्राप्त करते हैं वो अमेरिका से प्राप्त करते हैं। और दूसरी जो दवाएं हैं, दवाओं के लिए कच्चा माल हम अधिकांश चीन से लेते हैं, लेकिन कोवैक्सीन जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा भारत में बनाई जा रही है उसका कच्चा माल अधिकांश अमेरिका से ही आता है। और अमेरिका ने अभी हाल ही में क्या किया था, फरवरी 2021 में डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत अपने कच्चे माल के निर्यात पर रोक लगा दी थी, अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत। लेकिन भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनका नाम है अजीत डोभाल, और जो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जैक सुलिवन, उनके बीच में बातचीत हुई, एक बैठक हुई, फोन टेलीफोनिक संपर्क हुआ और उसके बाद अमेरिका की तरफ से बयान आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका की उपराष्ट्रपति, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन साहब, अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उनकी तरफ से भी बयान आया है। क्योंकि जब पिछली साल अमेरिका बहुत गहरे संकट में था तो भारत ने उसकी मदद की थी, और भारत की मदद करने के लिए भी कई सारे देश आगे आ रहे हैं, जिनमें जर्मनी शामिल हैं, जिनमें ब्रिटेन शामिल है, जिसमें यूएई शामिल है, सिंगापुर शामिल है। तो इन्होंने भी भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। अब यहाँ पर कुछ आयात निर्यात से संबंधित मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, चाइना से भारत का अधिकांश आयात होता है, ये आपको याद रखना है। खासकर जो इलेक्ट्रिक सामान होता है वो हम चाइना से आयात करते हैं, दवाइयों के लिए कच्चा माल हम चाइना से आयात करते हैं, रसायन की बहुत सारी चीज़ें हम चाइना से आयात करते हैं। उसी प्रकार से खिलौने जो होते हैं अधिकांशतः चाइना से आयात किए जाते हैं, और उर्वरक वगैरह के लिए भी चाइना पे हम काफ़ी बड़ी मात्रा में निर्भर हैं। भारत का जो 2 देशों के साथ व्यापार सबसे ज़्यादा है, एक है यूएसए के साथ भारत का व्यापार सरप्लस है, यानी भारत जो है वो इंडिया और यूएसए के बीच में अगर देखा जाए तो इंडिया यानी कि भारत यूएसए को ज़्यादा माल भेजता है और कम माल बुलाता है, तो ये सरप्लस हो गया। लेकिन चाइना के साथ भारत का कनेक्शन उल्टा है, चाइना में हम बहुत कम माल यहाँ से भेजते हैं यानी कि निर्यात करते हैं, लेकिन आयात चाइना से ज़्यादा है, तो इस मामले में व्यापार घाटे में हम चाइना के साथ रहते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, राष्ट्रपति यहाँ के जो बिडेन है और मुद्रा यहाँ की अमेरिकी डॉलर है। चलिए मैप में मैं आपको अमेरिका लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको अमेरिका जाना है तो ये भारत है, और भारत के जस्ट पीछे अमेरिका स्थित है। देखेंगे ये भारत है और भारत के जस्ट पीछे ये जो ब्लू कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है ये अमेरिका है।
अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका, ये एक्चुअल में 50 राज्यों का एक समूह है, यूनाइटेड स्टेट्स जिसे कहते हैं। और इसके 49 राज्य तो यहाँ पर है, और एक राज्य इसका देखेंगे तो ये जो है अलास्का है, ये भी अमेरिका का ही हिस्सा है, जो इधर जाकर रशिया के साथ बेरिंग जल संधि इसको जो है रशिया और अलास्का को अलग करती है। ऊपर जो अमेरिका के ऊपर है ये कनाडा देश है, जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। नीचे अमेरिका के मैक्सिको लगा हुआ है। इस तरफ देखेंगे पूर्व की तरफ तो ये अटलांटिक महासागर है, और अमेरिका के पश्चिम में देखेंगे तो ये प्रशांत महासागर है। अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड से स्वास्थ्य केंद्रों में देश भर में कितने ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री केयर्स फंड से अभी हाल ही में घोषणा हुई है कि 551 ऑक्सीजन संयंत्र पूरे देश में स्वास्थ्य केंद्रों में लगाए जाएंगे। अभी आपको पता है कोरोना काल में पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर जितनी मारामारी चल रही है, जितनी परेशानियां चल रही हैं, तो ऐसे में सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो प्रधानमंत्री केयर्स फंड शुरू हुआ था उससे ये ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर 551 मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र इनकी स्थापना की जाएगी, और ये जो है संयंत्र अलग अलग राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, जिला मुख्यालयों पर, सरकारी अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे। देखिए पीएम केयर्स फंड इस साल की शुरुआत में देश के अंदर करीब सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 162 डेडिकेटेड प्रेशर स्विंग एडॉप्शन यानी कि पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए 201.58 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए थे। अब ये पीएम केयर्स फंड आखिर है क्या? ये पीएम केयर्स फंड एक प्रकार का धर्मार्थ ट्रस्ट है। याद रखिएगा ये एक ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, और इसमें 3 सदस्य भी हैं। कौन कौन इस ट्रस्ट में 3 सदस्य हैं? इसमें सदस्य हैं भारत के रक्षा मंत्री, भारत के गृह मंत्री और भारत के वित्त मंत्री। ये 3 इसमें शामिल होते हैं, और ये प्रधानमंत्री जी की पहल पर शुरू किया गया था। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं ऑक्सीजन को लेकर, तो जो लिक्विड ऑक्सीजन है, मेडिकल ऑक्सीजन, उसके अब दूसरे उपयोग पर, लिक्विड ऑक्सीजन के दूसरे किसी उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल इसका अब मेडिकली यूज हो पाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 6वें प्रश्न की कि किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है, और ये पुरस्कार जीता है रुमाना सिन्हा सहगल ने। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उद्यमी बनी रुमाना सिन्हा सहगल, इन्हें डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार ये जीता है इन्होंने। और ये पुरस्कार इन्हें अलग अलग सामग्रियों, गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों को पुनर्परिवर्तित करके उसका अभिनव और कार्यात्मक हरे उत्पाद के विकास के क्षेत्र में, कुल मिलाकर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो इन्होंने ग्रीन एनर्जी या ग्रीन क्षेत्र में काफ़ी काम किया, यानी ऐसे उत्पाद बनाए जो ज़्यादा से ज़्यादा हरे उत्पाद थे और बायोडिग्रेडेबल हो जाते थे। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये हैदराबाद की रहने वाली हैं। अच्छा, नेल्सन मंडेला से संबंधित कुछ तथ्य आपको याद रखना है, जैसे कि जो नेल्सन मंडेला के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, और ये दिवस उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है यूएन के द्वारा। इसके अलावा इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर 2013 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इनको एक लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है, वो नाम है मदीबा। ये आपको याद रखना है, मदीबा। ये करीब 1965 के आसपास, 1966 से करीब 27 साल जेल में रहे, और रंग भेद की नीति यानी काले और गोरों के बीच में जो भेद किया जाता था उसके ये प्रखर विरोधी रहे, अहिंसा के समर्थक थे। इसलिए इनको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता था, और इन्हें भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न भी दिया जा चुका है, और पाकिस्तान ने भी इनको निशाने पाकिस्तान और नोबेल शांति पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। रंगभेद की नीति के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, 27 साल जेल में रहे,
और फिर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश का निधन हो गया है। तो हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम है न्यायमूर्ति मोहंत शांत नगोदर, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मोहंत शांत नगोदर, इनका 24 अप्रैल को निधन हो गया। 62 वर्ष की इनकी आयु थी और ये काफ़ी लंबे समय से कैंसर से पीड़ित बताए जा रहे थे, जिनको हाल ही में अस्पताल में भर्ती किया गया था। 27 फरवरी 2017 को इनको न्यायाधीश नियुक्त किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और 5 मई 2023 तक इनका कार्यकाल वहां पर था। ये कर्नाटक के हावेरी जिले के रहने वाले थे और इससे पहले ये केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जब इनको पदोन्नत करके सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 8वां है कि हाल ही में किस शास्त्रीय गायक का निधन हो गया है। तो ये शास्त्रीय गायक हैं पंडित राजन मिश्र। राजन साजन की जोड़ी काफ़ी फेमस है, ये दोनों भाई हैं, राजन बड़े भाई जिनका निधन हो गया और साजन छोटे भाई। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो ये बनारस घराने के हैं शास्त्रीय संगीत गायक बंधु पंडित राजन साजन मिश्र, इसके नाम से इनकी जोड़ी प्रसिद्ध है। इनके बड़े भाई पंडित राजन मिश्र, इनका 25 अप्रैल को निधन हो गया, 70 साल के थे और कोरोना से पीड़ित थे। इनके छोटे भाई पंडित साजन मिश्र भी कोरोना से पीड़ित हैं और इनका इलाज चल रहा है। ये ख्याल शैली के गायक हैं, शास्त्रीय संगीत के गायक हैं और 2007 में इनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। अब आपको याद रखना है कि बार बार आप ये क्लासिकल म्यूज़िक या शास्त्रीय संगीत सुनते हैं, आखिर शास्त्रीय संगीत है क्या। शास्त्रीय संगीत की वो विधा है जिसमें ध्वनि पर मुख्य ध्यान दिया जाता है, यानी क्या गाया जा रहा है, यानी कि गाने के बोल क्या हैं, शब्द क्या हैं, उनका मतलब क्या है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। विशेष फर्क पड़ता है ध्वनि कैसी निकल रही है, यानी कि आवाज़ में ऊंची और नीच, यानी कि लय क्या है, ताल क्या है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है शास्त्रीय संगीत की मुख्य विशेषता होती है उसकी ध्वनि के उतार चढ़ाव। और इसीलिए कई बार क्या होती है, जो अनअभ्यस्त कान होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनको शास्त्रीय संगीत का ज्ञान नहीं होता, उनको ये काफ़ी बोरिंग भी लगता है। लेकिन इसमें जो विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि वो ध्वनि को, ना कि शब्दों का महत्व है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि 9वां प्रश्न है कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी योजना पूरे देश में लागू कर दी है। और इस योजना का नाम है स्वामित्व योजना, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल, जब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, तो एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उसके माध्यम से करीब 4,09,945 जो ग्रामीण परिवार थे उनको स्वामित्व योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड दिया गया, यानी उनको उनकी ज़मीन के मालिकाना हक का कागज़ दिया गया, जिससे वो अपनी ज़मीन का मालिकाना हक प्राप्त कर सकें। यानी ज़मीन पर कब्जा तो था उनका, लेकिन किसी प्रकार का कोई कागज़ न होने के कारण बैंकों में कई बार उनको लोन नहीं मिल पाता था। तो प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना को पूरे देश में भी लागू कर दिया है। इसके साथ ही कोरोना काल में गरीब कल्याण योजना, जिसमें मुफ्त राशन गरीबों को दिया जाता है, फिर से मई और जून माह तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये स्वामित्व योजना के बारे में याद रखिएगा, पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई थी। इसके तहत जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जिनके पास मकान है और जिनकी ज़मीन है गांव के अंदर, और ज़मीन से मतलब खेती वाली नहीं, रहवासी यानी कि जहां वो निवास करते हैं, तो उस ज़मीन का मालिकाना हक के लिए इनको ये ई प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए हैं। जैसे ज़मीन के हक के लिए तो आपके पास बही होती है या उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, आपका खसरा होता है, खतौनी होता है, लेकिन गाँव में जो रहवासी ज़मीन होती है उसके लिए कोई कागज़ वगैरह नहीं होते। तो ये वही कागज़ दिए गए हैं जिससे काफ़ी फ़ायदा होगा। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि कहाँ आयोजित विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 11 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया है, और इसका आयोजन हुआ था पोलैंड में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो पोलैंड के केल्से ये जगह का नाम है, इसमें विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित हुई और इसमें भारत के सचिन ने फाइनल मुकाबला जीता और भारत को 8वां स्वर्ण पदक जिताया। सचिन ने 56 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येरबोलात साबिर को हराया और स्वर्ण पदक जीता। और इस पूरी चैंपियनशिप में भारत ने 8 स्वर्ण जीते हैं, 3 कांस्य पदक सहित 11 पदक जीते हैं और पहले स्थान पर भारत रहा है।
अब बात करेंगे पोलैंड की। तो पोलैंड की राजधानी क्या है? तो वारसा जो है पोलैंड की राजधानी, वर्सा है या वारसा। और राष्ट्रपति यहाँ के आंद्रेज डूडा और मुद्रा यहाँ की पोलिश जलौटी है। मैप में मैं आपको अब पोलैंड लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको पोलैंड जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको यूरोप की तरफ। ये यूरोप है, आपको दिखाई दे रहा है। और यूरोप में आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये जो पिंक कलर का देश है ये पोलैंड है, राइट। ये जो पिंक कलर का देश है ये पोलैंड है। और पोलैंड के आसपास कौन कौन से देश लगे हुए हैं? तो इस तरफ देखेंगे तो लिथुआनिया है, इस तरफ देखेंगे तो बेलारूस है, नीचे की तरफ देखेंगे तो यूक्रेन है, ये स्लोवाकिया है और ये चेक गणराज्य है। ये आपको याद रखना है। और ऊपर इसके अगर उत्तर में देखेंगे तो बाल्टिक सागर लगा हुआ है। ये पोलैंड का झंडा है और यहाँ पर ये पोलैंड का राजकीय चिन्ह है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।